नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। सियासत में बयानबाजी की परंपरा कोई नई नहीं है, लेकिन हरियाणा की राजनीति में आज आरोपों ने नया मोड़ ले लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भूपेंद्र हुड्डा को गैंगस्टरों का सरगना बता दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स को मिली धमकी के बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को जमकर घेरा है। कहा कि हरियाणा में अपराधी सुरक्षित हैं और जनता असुरक्षित है। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को गैंगस्टरों का सरगना बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा कई गैंग चलाते हैं। भर्ती रोको गैंग, दंगा करने और फैलाने वाले गैंग हुड्डा चला रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि अब प्रदेश में 88 गैंग काम कर रहे हैं, तो कानून व्यवस्था का भट्ठा बैठा है। उनका सरगना फिर भूपेंद्र हुड्डा ही होगा। उसके पता है तो गैंग है, उसमें गैंग भूपेंद्र हुड्डा ने बना रखे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने तो हर चीज के गैंग बना रखे हैं। भर्ती रोको गैंग अलग है, दंगा करने वाले गैंग अलग है, दंगा फैलाने वाले गैंग, उन्होंने तो गैंग बना रखे हैं। गैंग के सरगना। कांग्रेस लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है, तो वहीं बादली विधायक कुलदीप वत्स को फोन पर मिली धमकी के बाद कांग्रेस सांसद ने सरकार पर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में अपराधी सुरक्षित हैं और जनता असुरक्षित है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगार हरियाणा बन गया है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति है गायब, मुख्यमंत्री जी है नायब। आज कितनों को धमकी आई हुई है, आप पूछो। भादुगढ़ में, रोहतक में, सोनीपत में, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, आप कहीं भी जाओ। कल मैं समालखा गया था, वहां पर मित्तल मिष्ठान भंडार पर किस तरह रंगदारी के फायरिंग हुई। सोनीपत गया था, वहां पर किस तरह से दिन दिहाड़े डकैती करके मर्डर हो गया। आज देश में भारत सरकार के अनुसार हरियाणा सबसे असुरक्षित प्रदेश बन गया। मैंने कल भी एक बात कही थी, यूपी के बड़े बड़े बदमाशों का अड्डा बन गया हरियाणा। बिल्कुल कोई सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा की अगर हमारे विधायकों को कॉल्स आ रही है, पहले भी आ रही हैं। डॉक्टरों को कॉल आ रही है। कौन से शहर में आप बताओ डॉक्टर। उद्योगपतियों को कॉल आ रही है, व्यापारियों को कॉल आ रही है। आप जो है पलायन हो रहा है, व्यापारी पलायन कर रहा है, डॉक्टर पलायन कर रहे हैं। मैं आपको नाम की सूची, कईयों को तो आपको ही पता है, नहीं देना चाहते हम, क्योंकि फिर वो बेचारे और ज्यादा। लेकिन कई आपको पता है किस तरह की क्या स्थिति चल रही है। तो ये तो पूरी तरीके से सरकार की जिम्मेदारी है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है, नायब सैनी जी के हाथ में बागडोर की चाबी पूरी नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन इन सियासी बयानों के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या हरियाणा की कानून व्यवस्था और जनता की सुरक्षा राजनीतिक बयानबाजी में उलझ कर रह जाएगी। और चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मुकेश कापड़ीवास जी हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया, उसके मायने आप चर्चा की शुरुआत में ही समझा दीजिए। देखिए भावना जी, अगर आप देखेंगे, अभी मैं दीपेंद्र हुड्डा जी का बयान जो सुन रहा था, उन्होंने कहा कि नाम नायब और वैसे गायब। आप मुझे बताइए कि शायद हरियाणा प्रदेश में आज तक के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो सुबह 4 बजे भी अवेलेबल हैं और रात को 2 बजे भी अवेलेबल हैं। दरअसल दिक्कत क्या हो रही है कांग्रेस के साथियों के साथ, जब से हमारी डबल इंजन की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनी है, तो कांग्रेस हताश हो गई है। उनको कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई माध्यम से मुख्यमंत्री जी को घेरने का काम करते हैं। इनको हजम नहीं हो रहा है किस प्रकार से एक बैकवर्ड क्लास के व्यक्ति को एक मुख्यमंत्री बनाया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हताश है, संगठन टूट चुका है, बिखर चुका है। आप मुझे बताइए, मैं डेटा लेके आया हूं, मेरे पास एनसीआरबी का वर्षवार अपराध डेटा है। जिस समय 2004 में जब भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने थे, जिस समय हरियाणा की जनसंख्या लगभग 2.25 करोड़ लोग होते थे, आप उस समय का डेटा देखेंगे तो 1200 लूट होती थी उस समय सालाना, 800 के करीब मर्डर होते थे, जो बढ़कर के 2010 में 1000 हो गए और फिर 2014 में 1100 मर्डर। आप सोच के देखिए,
2004 से और 2014 का जो दशक था उसमें किस प्रकार से मर्डर, डकैती, जो उसका रेशियो किस हिसाब से बढ़ा है। आज 2026 में हम हैं, आज लगभग 3 करोड़ लोगों से ज्यादा की जनसंख्या हमारी है। अगर आप उस अनुपात में देखेंगे तो आप मर्डर में देखिए, अगर 2000 अगर मैं आपको 25 का अगर अनुमान बताऊं तो 2024 की तुलना में 6.5% की गिरावट आई है। अगर आप महिलाओं के अपराध में देखेंगे तो बलात्कार के अपराधों में 25.5% की कमी आई है। अपहरण के मामले 17.5% कम हुए हैं। तो ये इनकी हताशा है। अब इन्होंने कहा कि विधायक को धमकी आई है, हो सकता है। देखिए, आपराधिक गतिविधियां आजकल, अपराधी जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो आपराधिक गतिविधियां भी निश्चित तौर पर बढ़ रही होंगी, उनके तरीके बदल रहे हैं। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि एक जिसने मर्डर किया है उसने यूट्यूब से सीखा है कि मर्डर कैसे किया जाए और पुलिस मुझे ना पकड़े उसके सबूत मैं कैसे छुपाऊं। तो अभी अपराधी भी एडवांस हो चुके हैं, लेकिन हमारी पुलिस मुस्तैद है। आपने देखा होगा अभी 1 महीने पहले ऑपरेशन ट्रैक डाउन हमारा चला था। ऑपरेशन ट्रैक डाउन में पूरे हरियाणा में क्या हुआ आप सबको पता है। आप देखिए, लगभग 11,500 लोकेशन रेड की पुलिस ने, 1330 एफआईआर दर्ज की गई और 538 तो ऐसे क्रिमिनल अरेस्ट किए जो नोटोरियस थे, यानी कि जो भगोड़े थे, जिन पर इनाम था, यानी इनामी बदमाश को हम लोगों ने पकड़ करके जेल में अंदर डाला है। और अगर आपको मैं कुल संख्या बताऊं तो लगभग 3000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जहां पर सूखा नशा बेचा जाता था उन लोगों को पकड़ा गया है, उनकी जब्ती की गई है। तो पुलिस मुस्तैद है। मैं पूछना चाहता हूं दीपेंद्र हुड्डा जी से, आप लोगों के माध्यम से, क्या 2004 से पहले कभी ऐसा होता था कि कोई हादसा हो जाए और 10 मिनट में पुलिस आ जाए? ऐसा कभी नहीं हुआ। यह मनोहर लाल जी का समय था जब उन्होंने डायल 112 की। आप फोन मिलाओगे 10 मिनट में पुलिस आपके घर पर मिलेगी और आपकी जो समस्या है उसका समाधान करेगी। यह वो समय नहीं है जब माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिलता था। माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण देकर के इन्होंने प्रदेश की जो हालत बिगाड़ी थी। आज 11 साल में आप देखिए जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ने के बावजूद, अगर आप आकलन करें जनसंख्या का तो 2.25 करोड़ जो लोग थे आज 3 करोड़ 10 लाख लोग हैं, और उसमें भी अनुपात कम, जनसंख्या का अनुपात आप देखिए। लेकिन कांग्रेस के मित्रों के साथ एक समस्या यह है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है और उनके पास एक इंजन है और वो भी फेल है। इसलिए ये हताशा में इस प्रकार के आरोप कर रहे हैं। अभी दीपेंद्र हुड्डा जी का मैंने बयान सुना, उन्होंने कहा कि यूपी से अपराधी भाग करके हरियाणा आ गए। इसका मतलब ये मान रहे हैं कि यूपी में समाधान हो गया है। हमारी सरकार की तारीफ ये वहां की तो कर रहे हैं ना, समाधान हो गया है, लेकिन इनके साथ दिक्कत यह है कि वो हरियाणा नहीं आए हैं, वो पंजाब चले गए और कहीं और चले गए जहां कांग्रेस की सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की नीति है, चाहे करप्शन हो, चाहे अपराध हो, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचारी, कोई भी प्रकार का बलात्कारी या कोई भी अपराधी छोड़ा नहीं जाएगा। आपने देखा है किस प्रकार से हमने। ठीक है मुकेश जी, आपका हमने आंकड़ा भी सुना, आपके तमाम तथ्य भी सुने, लेकिन आज जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से बयान दिया गया है कि भूपेंद्र हुड्डा गैंगस्टर्स के सरगना, भी आपने भी जिक्र किया, राजनीतिक संरक्षण दिया जाता था, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? उनके बयान के मायने आप क्या समझ रहे हैं और जनता को क्या समझाएंगे? देखिए, एनसीआरबी का डेटा बोलता है कि जब 2004 में जब सरकार बनी थी और 2014 में जब वो छोड़ के गए तो क्या हालात थे। जहां 700 मर्डर साल में होते थे, जब वो छोड़ के गए तो 1150 मर्डर होते थे। आप देखिए, अगर अब आप 2014 से आकलन करेंगे, आज हमारी सरकार को 11 साल हो गए हैं, आप देखिए सालाना जो पॉपुलेशन के अनुपात में जो हमारा फिगर गिरता आ रहा है, सुधार हो रहा है। मैं मानता हूं कि अपराधी भी अब काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए हैं, वो अलग अलग तरीके से अपराध कर रहे हैं। अगर विधायक जी को धमकी मिली है, कुलदीप वत्स जी को, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर उसकी जांच होनी चाहिए और जांच होगी भी। ये भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनिक की सरकार है, इसमें किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। विधायक हमारे सम्माननीय हैं और उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी सरकार की है। आपने देखा होगा किस प्रकार से अभी नूह के विधायक को मामन खान को जब धमकी मिली तो सरकार ने उनको सुरक्षा प्रोवाइड की, कोई बात ही नहीं है उसमें। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्ण शर्मा भी जुड़ चुके हैं। कृष्ण जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। देखिए, आंकड़े पेश किए गए और जिस तरह से आपने विधायक को मिली धमकी को लेकर सवाल उठाए, कहा जा रहा है कि कोई भी आपराधिक गतिविधि होती है तो उस पर कार्रवाई होगी, तो फिर आखिर बयानबाजी क्यों जरूरी है? हेलो मैडम जी। जी कृष्ण जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ,
देखिए मैडम जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। 2014 से जब से भाजपा की सरकार आई, चाहे वो मनोहर लाल जी का 10 साल का कार्यकाल रहा हो, अभी 1-1.5 साल का अपने नायब सैनी जी का रहा हो, ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एकदम से साफ सुथरी है। ये आए दिन बलात्कार, आए दिन डकैती, अपहरण, ये क्यों हो रहे हैं? अभी आपने सिर्फ, मैं एक ही 2 महीने के आपको बता दूं, दिसंबर फरीदाबाद में ब्लास्ट की सामग्री सारी फरीदाबाद में हुई, इनको कानो कान खबर नहीं लगी। उसका दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, कितने कैजुअलिटी हुई, वहां पे 20-25 लोग मारे गए। 7 अक्टूबर को इनका ही आईपीएस वाईपूर्ण सुसाइड करता है, फिर उसके बाद वो नरेंद्र करता है। सूटकेस में लाश मिलती है, मिल जाएगी फरीदाबाद में 2 अप्रैल को। 13 अगस्त 2025 को मनीषा लाश सीबीआई जांच करी है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। जो हमारी मर्डर सीता हत्याकांड था, उसकी जो सोनीपत की थी, वो उसका कुछ नहीं है। पानीपत में अभी हमारे जेजेपी के जो जिला अध्यक्ष उसका भाई विजेंद्र, उसका अपहरण किया गया, उसको मार दिया गया। सोनीपत में बाबू बेटे की 24 अक्टूबर को हत्या कर दी गई सरेआम गोली मार के। धर्मवीर और उसके बेटे मोहित की युमुना नगर में 6 मार्च को सिर कटा हुआ महिला का नग्न अवस्था में वो मिला। हिसार में लेडी डॉक्टर का भावना का दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। तो भिवानी में अपने रोहित धनखड़ को सरेआम हत्या कर दी गई। नारायणगढ़ में जो मुख्यमंत्री का गृह राज्य है, उसमें गृह राज्य क्यों, गृह मतलब हल्का है, कंस्टिट्यूंसी है, उसमें हर विलास रज्जू माजरा को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अनेक ऐसे उदाहरण सैकड़ों कि हम उनको कह नहीं सकते, और ये अपना आप ताली बजा रहे हैं, अपने आप अपने मियां मुट्ठी बन रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, आज इनके जो अध्यक्ष हरियाणा के बड़ोली जी क्या बयान देते हैं? क्या बयान ये होता है कि विपक्ष के नेता के बारे में, भाई वो सरगना, वही सरगना है, वही जब वो कराता है। अरे सरगना तो आप हो, आपके में खनन माफिया, आपका रजिस्ट्री माफिया, आपका धान घोटाला, आपका श्रमिक घोटाला, अनेक घोटालों से आपका भरा पड़ा सर। आप हर तरह के मास्टरमाइंड अगर है कोई, तो भाजपा सरकार के सभी लोग हैं जो एक संगठित अपराध चला रहे हैं, संगठित गैंग चला रहे हैं, हरियाणा को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। तो ये दूसरे पर आरोप करने से, अभी कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में ये मानते हैं कांग्रेस वाले कि वहां पे गैंगिस्ट जितने गैंग थे वो सफाया हो गया। अरे वहां भी कितना का सफाया किया आपने? वहां तो सारे ब्राह्मणों की हत्या की आपने। ये संतलाल यादव है जो इसको मुख्यमंत्री, इसको अपने कुलदीप बत्सी को धमकी देता है, उसको मारने की देता है, उसको तरह तरह के अपशब्द बोलता है। उससे पहले भी कई नेताओं को धमकी आ गई है, चाहे वो विपक्ष के एमएलए रहे हो, चाहे दूसरी पार्टी के रहे हो। ये कितना, मतलब ये अगर इनका डर होता, अगर वहां यूपी में सफाया हुआ होता, तो क्या वो संतलाल नाम का यादव यहाँ पे एक धमकी देता? वहां भी पूरा गैंग काम कर रहा है। और हरियाणा में तो मैडम जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर भाजपा के अंदर थोड़ी बहुत शर्म हो, तो ये बड़े बड़े जो ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, इनमें जो इनके पट्टे हैं, जो अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं, उसमें पूरी तरह से बदमाश हावी है उसमें। चाहे वो खनन का अवैध कारोबार हो, चाहे वो पत्थर को डीएसपी की हत्या कर दी गई थी, आपने पता है, वो ट्रैक्टर में उसमें नू में। तो ऐसे संगठित अपराध जिसकी गिनती मतलब हम नहीं कर सकते, और ये इतने शर्म को भी हरियाणा से पलायन कर गई है। समझो हिंदुस्तान में शर्म नाम की कोई चीज इन्होंने छोड़ी नहीं है, शर्म शर्मा के चली गई। इतनी झूठ, इतनी बढ़िया तरीके से बोलते हैं लोग, सारे प्रवक्ता, कि ऐसे बोलते हैं, आंकड़े दे के प्रतिशतों में अपनी बात रखते हैं। अरे हरियाणा की जनता प्रतिशत नहीं, पूरा 100 का 100 हिस्सा मांग रही है आपसे। आप ये बताइए, जब आपका लॉ एंड ऑर्डर सही है, तो ये हत्या, अपहरण, डकैती क्यों? महिलाओं पर अत्याचार क्यों? अगर आपका विभाग, आपके सारे विभागों में सब कुछ ठीक है, धान घोटाला हो गया 50,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का आपका श्रमिक घोटाला 1500 तो उजागर हुआ, 9 जिले बाकी हैं। आपके रजिस्ट्री घोटाला हुआ था, शराब घोटाला हुआ था, आपका
रजिस्ट्री घोटाला में आपने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी सेक्रेटरियों का आपने चार्जशीट किया है, उनको नोटिस निकाला है। इसका मतलब घोटाला भरपूर मात्रा में हुआ। ठीक है तो कृष्ण आप जी, कर क्या रहे हो? ठीक है। अपने आप घोटाले करते हो, ठीक है अपने कृष्ण आप जी, अपने उत्तर आप प्रदेश हो क्लीन या चिट हरियाणा देते हो हैं। या कोई भी दूसरा राज्य हो, सुरक्षा व्यवस्था प्राथमिकता होती है और कहीं ना कहीं प्रदेश की रीढ़ की हड्डी होती है। मजबूत होगी तो आम लोग भी सुरक्षित महसूस करेंगे। राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी देखिए, सबके अपने अपने आंकड़े हैं, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति का आपके हिसाब से क्या आकलन है? और दूसरी तरफ अपराध नियंत्रण और उसको लेकर जो एक्शन प्लान है वो तो दूसरी तरफ है, लेकिन क्या इस तरह की बयानबाजी ये जरूरी है? एक तरफ से शांत होकर काम नहीं किया जा सकता क्या राजेंद्र जी? नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकार की जरूरत आमतौर पर जो है समाज को, प्रदेश को, देश को इसलिए है कि जान माल की सुरक्षा पहली चीज है। पहला कर्तव्य सरकार का यह है कि पहले जान माल की सुरक्षा करे। इसके बाद जो है और तमाम अलग अलग क्षेत्रों के जो विकास हैं और जो सुविधाएं वो उपलब्ध कराए, उनके लिए इंतजाम करे सरकार। तो सरकार की जो पहली जिम्मेदारी है कि वो अमन चैन कायम करे। हरियाणा में कुछ चलिए अपराध तो होते ही रहे और प्रदेशों में भी होते हैं, लेकिन ये जो गैंगस्टर कल्चर जो डेवलप हुई है, जो धमकी दे जाते हैं, पर्ची थमा जाते हैं कि इतनी फिरौती दो, इतना पहुंचा देना, नहीं तो फायरिंग होगी, और फायरिंग कर भी जाते हैं और कई मामलों में जो है वो हत्या भी कर चुके हैं। तो ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, इससे बड़ी दहशत फैलती है। और कोई भी जो है प्रोग्रेसिव व्यवसायी उद्यमी वो भयभीत रहता है, उनको लगता है कि पता नहीं कब कोई गैंगस्टर आ जाए और वो फायरिंग कर जाए या फिरौती का वो चिट्ठी दे जाए। पर्ची और खर्ची तो मुख्य हो गई, लेकिन गैंगस्टर की पर्ची चल पड़ी। ये पॉलिटिकल पर्ची खत्म हो गई। तो पर्ची खर्ची से नौकरियां देने का सिलसिला तो सरकार दावा करती है कि समाप्त कर दिया हमने, लेकिन ये गैंगस्टर की जो पर्ची है बड़ी खतरनाक है। इससे समाज में बड़ी दहशत फैलती है। अपराधों का ग्राफ गिर रहा होगा निश्चित ही, जो है एनसीआरबी के रिकॉर्ड जो डाटा है वो उपलब्ध है, और उसके हिसाब से ये आप दावा कर सकते हैं कि वो आप प्रमाणित भी कर सकते हैं कि अपराधों का ग्राफ कम हो रहा है। लेकिन ये जो ट्रेंड है गैंगस्टर का, खास तौर से जो सवाल उठाए जाते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, वो गैंगस्टर की वजह से ज्यादा उठाए जाते हैं। जब तक कोई हाइनियस क्राइम नहीं होता, समाज में छुटपुट क्राइम तो चलते रहते हैं। चोरी हो गई, कभी कोई लूट की घटना हो गई, ये होते रहे। बिल्कुल जीरो तो मुझे लगता है कि किसी भी सोसाइटी और प्रदेश में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि समाज में सब तरह के लोग मौजूद हैं। और सर पुलिस की जो है व्यवस्था इसीलिए की गई है कि ताकि ऐसे लोगों को नकेल कसी जा सके और उसको नियंत्रण में रखा जा सके। लेकिन जीरो करने का तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जीरो तो करना मुश्किल है। लेकिन ये जो गैंगस्टर कल्चर आई है, इससे लोगों में, प्रदेश में, हरियाणा में बड़ा डर है। ये कल्चर पहले नहीं थी, पिछले 10-15 साल में बहुत ज्यादा डेवलप हुई है ये। तो ये कैसे हो रहा है इसको देखने की जरूरत है। पॉलिटिकल बयान तो आते रहते हैं, वो कह रहे हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष जो है वो गैंगस्टर वो उनके लीडर है। तो सवाल ये है कि फिर अगर वो ही लीडर है और आपको दिखाई दे रहा है, तो फिर सरकार क्या कर रही है? तो फिर तो आप उनको भी कानून की उसमें दायरे में लेकर आइए। तो फिर वो ये है कि बयान देने से पहले ये भी देखा जाना चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं और उसका क्या परिणाम है, उसके पीछे क्या सोच है। अगर आप ये कहते हैं कि वो गैंगस्टर के लीडर है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप सबको कानून के दायरे में लाइए, चाहे कोई कितने प्रभावशाली आदमी हो। अभी तो मुख्यमंत्री जी ने जो ठीक बयान दिया है, वो उन्होंने थाना प्रभारियों को सीधी जिम्मेदारी दे दी है कि अगर अपराध होगा, अपराध पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, तो थाना प्रभारी सीधे जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई। तो उनका पदोन्नत किया जाएगा उनको। वो एक तो एसएचओ पद से हटा दिया जाएगा, या वो इंस्पेक्टर है तो उनको सब इंस्पेक्टर कर दिया जाएगा। तो ये ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए सरकार को, थानों के तुलनात्मक आंकड़े देखते हुए कि कहाँ अपराध बढ़ रहा है, कहाँ नियंत्रण में है, और कितना अपराध जो है नियंत्रित होना चाहिए किस हद तक। अगर आपने वो सीमा तय की है तो उसका विश्लेषण करके और उसमें अगर कार्रवाई बनती है कहीं, तो कार्रवाई करें। उससे तमाम पुलिस महकमे में चुस्ती आएगी, स्फूर्ति आएगी, सतर्कता आएगी, जिम्मेदारी का भाव पैदा होगा। नहीं तो वो एसएचओ तो अपना सिर्फ अपना रौब दाब दिखाने का ही काम करते रहेंगे और अपराधी जो है अपना खुला खेल करते रहेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। सरकार की पहली जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की है, अमन चैन पहले कायम होना चाहिए। विकास का रास्ता जो है अमन चैन के ऊपर से ही गुजरता है। बिल्कुल राजेंद्र नहीं जी, तो अगर अमन चैन नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? बिल्कुल। लोग और डरे हुए रहेंगे, काम भी नहीं हो पाए, आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, और बड़ी बात आपने अभी कही
कि मुकेश जी, मैं सीधे आपसे ही पूछना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से भी राजेंद्र जी ने कहा कि अगर आपको लगता है कि गैंगस्टर के सरगना भूपेंद्र हुड्डा ही है तो क्यों नहीं आप कार्रवाई करते हैं? आपके पास पूरा प्रशासन है और कार्रवाई करने का आपके पास अधिकार भी है। देखिए, हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ साथी हैं, अभी इन्होंने कहा कि यूपी में भी बहुत बुरा हाल है। आप एक बार बाइट चलिए, दीपेंद्र हुड्डा जी क्या कह रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि यूपी से सारे गैंगस्टर भाग करके कहीं चले गए, और आज ये कुछ कह रहे हैं। नेता और जो प्रवक्ता है उनकी ही एक बात नहीं है, उसमें ही आप देखिए कितना विरोधाभास है। अब मैं इनका जवाब दूंगा। कृष्ण कुमार जी जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता थे, इन्होंने कहा कि ये झूठ बोलते हैं। देखिए, एनसीआरबी कोई बीजेपी की ब्रांच तो है नहीं। एनसीआरबी तो एक डेटा जारी करता है, पूरे देश में करता है, कोई हरियाणा में अकेले तो करता नहीं है। मैं इनको डेटा देता हूं, मैं लिस्ट लेके आया हूं। अब कांग्रेस के साथ समस्या क्या है कि डेटा लेके आते नहीं है, फिर कह देंगे वहां मर्डर हो गया वहां। बिल्कुल, मैं आप पूरी जिम्मेवारी से आपको बताता हूं, ये डेटा है मेरे पास। अगर ये चाहेंगे मैं इनको भेज दूंगा। 2014 में जब ये छोड़ के गए तो 1106 मर्डर हुए थे उस साल। 1106 अगर साल का जो आकलन उस दिन का उस साल का जो आया, और 2025 में 844, और जनसंख्या बढ़ गई। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप किस हिसाब से कह रहे हैं। और जो ट्रैक डाउन हमने जो चलाया, जो अपराधियों के प्रति जो धरपकड़ जो हमने चलाई, कितने लोग, क्या आज से पहले कभी हरियाणा के इतिहास में ऐसा हुआ है कि 11,500 जगह पर रेड हो, 450 अपराधी जो नोटोरियस हो, जो इनामी बदमाश हो, उनको पकड़ के अंदर डाला जाए? क्या कभी ऐसा हुआ है? ये बात अभी राजेंद्र जी ने बताई, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है। अपराधी है वो भी अभी एक अलग तरीके से अपराध करने लगे हैं। निश्चित तौर पर जिम्मेवारी बढ़ी है। जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो दो धारी तलवार होती है, उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो हमारी पुलिस सजग है। और आप देखिएगा, अभी जिसने भी धमकी दी है हमारे विधायक कुलदीप वत्स जी को, निश्चित तौर पर 2 से 3 दिन में उनको पुलिस पकड़ करके अंदर करने वाली है। लेकिन ये इसकी शिकायत करें। ऐसा नहीं होता है कि धमकी आई और मीडिया पे कह दिया। देखिए, सुरक्षा का मामला है, विधायक एक जिम्मेवारी व्यक्ति होता है प्रदेश का। अगर उनको ऐसी कोई समस्या है तो शिकायत करें। अब ये डेटा इनका, अगर डेटा पे कहेंगे डेटा ये परसेंटेज बताते हैं, हम परसेंटेज इसलिए बताते हैं कि आपको जानकारी नहीं है। आपको जानकारी होगी तो हम बताएंगे ही नहीं। कृष्ण कुमार जी, आपके और आपके नेता के भाषण के बीच में विरोधाभास है। वो कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हो। दरअसल दिक्कत क्या है, कांग्रेस में शुरू से एक एजेंडा चलता आया था कि सरकार बनेगी, सभी विधायकों को 20-20 नौकरियां दे दी जाएगी, मंत्रियों को 50-50, 100-100 नौकरियां दे दी जाएगी। भाई अपने भाई भतीजे रिश्तेदारों को नौकरी लगवाओ और मौज लो। जब से मनोहर लाल जी की सरकार बनी, जिसके सर पर छत नहीं थी, वो एसडीएम बने हैं। मैं आपको उदाहरण गिनवाऊंगा। 2 लाख से ज्यादा नौकरी दे चुके हम सरकारी। एक आदमी पूरे हरियाणा से पकड़ के लेके आइए कृष्ण कुमार जी, जो ये कहे मैं पैसे देकर के नौकरी लगाऊं। गरीब परिवार का बच्चा जिसके सर पर छत नहीं है, वो सरकारी नौकरी लग रहा है। अनेक गांव ऐसे हैं जहां पर 60-60, 70-70 लोग, 60-60, 70-70 लोगों को सरकारी नौकरी मिली, और जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अब प्रतिभा को तवज्जो मिल रही है। पहले नेताओं के पीछे 30-30 साल चप्पल घिसे जाती थी, तब सरकारी नौकरी मिलती थी। तो इस चीज की हताशा है, और हताशा साफ झलक रही है। आप मुझे बताइए, अभी तीसरी बार क्या हरियाणा के इतिहास में आज से पहले कभी ऐसा हुआ था कि तीसरी बार किसी भी पार्टी की सरकार बने? ये इतिहास बना है। हमारे हंसमुख मुख्यमंत्री की जो हंसी है वो इनको पच नहीं रही है। जिस प्रकार से विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री की हंसी ने इन कांग्रेसी विधायकों को भगा दिया था विधानसभा से, यही हाल इनका हो रहा है। आप बताइए, क्या इनके मुख्यमंत्री रात को 2 बजे किससे मिलते थे? क्या इनके मुख्यमंत्री सुबह 5 बजे किससे मिलते थे? ये बदलाव है। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी का बदलाव है। ठीक है मुकेश जी, कृष्ण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। देखिए, सीधा सवाल यही है कि अगर सरकार काम नहीं कर रही है और जनता में डर का माहौल है, तो आखिर ये तीसरी बार क्यों जनता ने बीजेपी को सत्ता में बैठाया? कृष्ण जी। मैडम जी, मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना। जी बिल्कुल। जब पहले दिन से एक आरोप है सरकार पे, वोट चोरी की सरकार अवैध रूप से बनी हुई है। जब वोटिंग वाले दिन 5 तारीख को आता है इतने % आंकड़ा, वो 59%, फिर अगले दिन आता 65, फिर 65 तक पहुंच जाता है इनके गिनती से एक दिन पहले। चुनाव आयोग पहले जब अनपढ़ मतलब गांव में भी पेटियां जाती थी, उसका भी डाटा शाम तक वो जारी कर देता था। ये लगातार 3 दिन तक
गिनती से एक दिन पहले तक डाटा बदलते रहे। ठीक है कृष्ण जी, और अब देखिए 25 आपने बोला कि देखो पहले मैडम दिन जी, से आप नहीं मेरी कृष्ण बात जी, अब सुनिएगा। देखिए आप मेरी बात सुनिए, आप अभी थोड़ा सा 2 लाइन बोलेंगे वोट चोरी पर, फिर सभी वोट चोरी पर चर्चा करने लगेंगे। आपसे अनुरोध है आप बस 10 सेकंड आप, तीसरी बार बनी है। ठीक है कृष्ण जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप 10 सेकंड 15 सेकंड वोट चोरी पर बोल लीजिए, लेकिन उसके बाद आप जरूर हमारे मुद्दे पर आइएगा, क्योंकि फिर सभी लोग वोट चोरी पर डिस्कशन करने लगते हैं। ना वोट चोरी पर नहीं, जैसे इसने इन्होंने, चलो मैं वोट चोरी के बहुत है, अब इन्होंने नौकरी का जिक्र किया मैडम जी। जैसे अंग्रेजों की पॉलिसी थी, क्लर्क चपरासी भारत के, क्लास 1 अधिकारी और 2 अधिकारी इंग्लैंड के, इसी तरह हरियाणा के चपरासी, कांस्टेबल और क्लर्क, तो हरियाणा के और लेक्चरार, बीडीओ, तहसीलदार, एचईएस, ये सारे उत्तर प्रदेश बिहार के। इन्होंने ऐसा कर दिया, हरियाणा की जनता को भी प्रोफेसरों की लिस्ट आई, उसमें कहा इनके जो चेयरमैन है, भाई हरियाणा के बच्चों को किसी भी हरियाणा की यूनिवर्सिटी ने ऐसा ज्ञान नहीं दिया कि ये इस योग्य हो प्रोफेसर बनने के। मैडम जी, क्या हरियाणा के लोग यूपीएससी पास नहीं करते? क्या हरियाणा आज तक बगैर पढ़े लिखों का था? हरियाणा में बहुत काबिलियत है। ये ठीक है कृष्ण जी, संघ के लोग, बिल्कुल हरियाणा के सभी युवा, सभी युवतियां और सभी लोग बहुत काबिल हैं और हर परीक्षा में सफल होने का दम रखते हैं। लेकिन कृष्ण जी, सवाल ये है कि अगर आपके हिसाब से जनता असुरक्षित महसूस कर रही है प्रदेश में, तो आखिर ये तीसरी बार क्यों जनता ने सत्ता को बीजेपी में बैठाया, बीजेपी को सत्ता में मैडम जी 25,000 टोटल 25,000 वोटों का गेम पे ये इतनी सीटें ले गए फालतू। बाकी तो परसेंटेज ऑफ 0.1 कम है, 50-50 है समझो। थोड़ा उसमें पॉइंट का भी, आधे पॉइंट का ही फर्क है वोटों परसेंटेज में। और मैं ये कहना चाहता हूँ, चलो आज बात है इसकी, अभी हमारे जो डीजीपी थे जो रिटायर हुए 31 तारीख को, ओपी सिंह, उन्होंने 3 महीने के अंदर 7-8 हजार गैंगस्टरों को, पीओ को, उनको नशेड़ियों को, नशा पत्ती करने वालों को, बेचने वालों को उसी पुलिस द्वारा, हरियाणा की जो पुलिस है इसके द्वारा ही पकड़वा दिया। क्या 10 साल से 11 साल से ये जो डीजीपी थे, जो हरियाणा पुलिस थी, जो सरकार थी, क्या ये इनको पाल रही थी 8,000 अपराधियों को? ये सब मैडम जी थाने में अगर कोई ऑनलाइन अगर गलती से कोई एफआईआर करा देता, कोई बच्चा किसी का लाइसेंस गुम हो जाए, बच्चे पढ़े लिखे कानून की बात करते हैं, उनको थानेदार ऐसी आंख दिखाते हैं जैसे कोई नवाब बैठे हो, आपने ऑनलाइन कर दिया, हम किस लिए बैठे हैं? इतना बड़ा एफआईआर तक दर्ज नहीं करते हैं लोग, इतना एडमिनिस्ट्रेटर इनका फैल हो चुका है। सरकार की कमान अधिकारियों से खत्म हो चुकी है। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, मनमानी वो अपनी कर रही है। अभी 25,000 पद पुलिस के खाली हैं, तो उनको भरिए आप। डीएसपी के 70 पद खाली हैं, इंस्पेक्टर के 142 खाली है, एसआई के 1051 खाली हैं, एएसआई के 1106 है, हेड कांस्टेबल के 6872 है, सिपाही 13,948 खाली हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, आंकड़ों से कुछ नहीं होता। लोगों को आंकड़े नहीं पढ़ते। लोग मोटे तौर पे बात करते हैं भाई लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो कमी क्यों है। पेट्रोलिंग के बाद देखिए आप सड़क पे निकली हो रात को, सरेआम अवैध खनन हो रहा है, कोई पुलिस वाले नहीं, पेट्रोलिंग पार्टी नहीं है, कहाँ है पेट्रोलिंग? अपराध हो जाता है, अपराध के बाद पुलिस आती है, उसके बाद सब कुछ होता है। मेरा कहना यह है कि सरकार की अगर सही मायनों में नीति सच्ची है तो वो विपक्ष को, पक्ष को, सबको एक दृष्टि समझो। जब हरियाणा 1 करोड़, जब 140 करोड़ की बात प्रधानमंत्री जी करता है, 140 में तो कांग्रेस भी आ गए, सपा पार्टी सभी आ गई, तो फिर ये धमकियां भाजपा के नेताओं पे क्यों नहीं आती? ये कभी इनेलो के लोगों पे आ जाती है, कभी जेजेपी के लोगों पे आ जाती है, कांग्रेस के अपने कुलदीप वत्स पे आ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको सभी एक दृष्टि देखें और जिसको सिक्योरिटी की आवश्यकता है उसको सिक्योरिटी दीजिए और पेट्रोलिंग बढ़ाइए, पुलिस को मुस्तैद करिए। यही पुलिस 3 महीने ओपी सिंह ने ठीक कर दी थी। और दूसरा, जब आरक्षण हुआ, आरक्षण में तो लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हुआ था हरियाणा का, और राम प्रकाश जो आयोग बिठाया था 1 सदस्यीय मनोहर लाल जी ने, उसने जो अपनी रिपोर्ट बनाई थी वो रिपोर्ट क्यों नहीं होगी तुम लागू करी? उसमें पुलिस सुधारों की बात थी। अगर पुलिस सुधार अब हो जाते तो ये अपराधों का ग्राफ खत्म हो जाता। ग्राफ क्यों नहीं है मैडम जी? आप तो पत्रकार हो, आप तो आपके पास सारे हरियाणा को देखते हो। क्या ये दिन हर रोज
हत्याएं नहीं हो रही, अपहरण नहीं हो रहे, डकैतियां नहीं हो रही, व्यापारियों का सामान नहीं लूटा जा रहा, ठीक है, हमारे व्यापारियों को साथ ठीक है। प्रतिष्ठानों पर फायरिंग नहीं हो रही। आप पत्रकारों का क्या व्यू, होगा इससे पॉइंट ज्यादा? ऑफ व्यू समझना चाह रहे थे कृष्ण जी। हमारे साथ राजेंद्र जादौन जी भी हैं, उनसे ही जान लेते हैं। राजेंद्र जी, देखिए जिस तरह से बयानबाजी का तो एक अपना ही दौर हम देख रहे हैं। एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आ रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद भी पलटवार कर रहे हैं। अब ये कृष्ण जी का एक और ओपिनियन निकल कर आ रहा है, कह रहे हैं केवल बीजेपी के नेताओं को तो धमकियां नहीं मिल रही है, केवल विपक्ष के नेताओं को धमकियां मिल रही है। क्या राजनीतिकरण अब इस पूरे मामले में कितना ठीक है? नहीं, अब देखिए, इसमें तो एक जांच का विषय हो जाता है कि ये धमकियां जो है विपक्ष के विधायकों को क्यों मिल रही है। पहले भी ऐसा हुआ था कि विपक्ष के वो सुरेंद्र पवार जी को मिली थी धमकी, वो तो जो है अपने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने पहुंच गए थे। तो उस समय भी जांच हुई, पता चला कि विदेशी नंबरों से धमकियां आई। तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि इसके पीछे किसकी साजिश क्या हुआ, आगे की जो कहानी सामने नहीं आई है। लेकिन अब ये अगर ये कुलदीप बख्शी जी का मामला सामने आया है तो इसमें प्रॉपर जांच होनी चाहिए। उसके पीछे के कौन है कारण, इसके पीछे क्या कारण है और कौन कैसे तत्व है, कौन है, कोई पॉलिटिकल लोग हैं या कोई क्रिमिनली है टोटली, तो वो सब सच्चाई जो है लोगों के बीच में आनी चाहिए, लोगों को पता चलेगा। तो वैसे ही मुद्दा जो है अगर बनाने की कोशिश की जाती है तो मुद्दा ही समाप्त हो जाएगा। तो ये है कि अब इसमें जांच, और एक तरह से जो है विधायकों को अगर धमकी मिलती है तो तुरंत उसकी जो कॉल है कहाँ से आएगी उसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। स्पीडी, मैं तो समझता हूँ कि स्पीड से जांच होनी चाहिए। ये नहीं है कि जांच हो रही है, वो केस रजिस्टर्ड हुआ फिर जांच की कार्रवाई शुरू हुई, वो नहीं। आजकल बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, टेक्निकल सिस्टम है, सब कॉल रिकॉर्ड सामने आ जाती है, कहाँ से किस नंबर से कॉल आया है, किससे कोई मेल आ जाता है, कई बार धमकी भरे तो मेल कहाँ से आया, तो सारा जो है चेक हो जाता है और पकड़ में आ जाता है उसके पीछे कौन है सैंपल और कौन कैसे कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो वो सारा खुलासा हो जाता है। तो इसमें सरकार को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि तुरंत जो है स्पीड से कार्रवाई करे, नहीं तो फिर वो पॉलिटिकल इशू बना रहता है, चर्चाएं होती रहती है, बयानबाजी होती रहती है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, और उसमें जो इस तरह की जो साजिश के पीछे जो तत्व होते हैं वो भी बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ हो नहीं पा रहा और वो धमकाने के लिए कार्रवाइयाँ चलती रहती है। तो ये एक तरह का फिर उससे दहशत फैलती है, एक टेरर फैल जाता है कि ये धमकियां विधायकों को भी मिल रही है तो आम आदमी का सुरक्षित है, एक तो सबसे बड़ा एक उदाहरण बनता है। तो ये सरकार को, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को मुस्तैदी से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये SHO लेवल तक से जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन बीजेपी को भी लायबल होना चाहिए। बीजेपी को तो अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ये हो गया कि 2 साल से कम पहले आप हटा नहीं सकते। 2 साल से पहले हटाने पर ये भी होता है कि राजनीतिकरण हो जाता है, कई बार राजनीतिक इच्छाओं से भी हटा दिया जाता है। तो अब ये है, लेकिन बीजेपी को भी अपनी एफिशिएंसी दिखाना चाहिए, साबित करना चाहिए कि किस तरह से उसने पुलिस बड़े को कंट्रोल करके और अपराधों पर नियंत्रण स्थापित किया है। ये बीजेपी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो नेतृत्व तो पॉलिटिकल नेतृत्व के बाद बीजेपी के नंबर आता है, जो सीधे तौर पर पुलिस महकमे को वो डील करते हैं, वो उसको वो गाइड करते हैं, उसका कमांड करते हैं। तो उनको दिखाना चाहिए कि किस तरह से करना है, और बाकी जो है कार्य विभाजन होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग से जो है कुछ स्पेशल पुलिस फोर्स रखी जानी चाहिए, नहीं तो बाकी जो है पुलिस फोर्स से दूसरे काम भी बहुत लिए जाते हैं, VIP ड्यूटी और एस्कॉर्ट की ड्यूटीज और ऐसी ड्यूटीज, जो तमाम तरह की ऐसी ड्यूटीज से उसको जो इन्वेस्टिगेशन लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ जो पुलिस स्टाफ है उसको फ्री रखा जाना चाहिए, ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर के फील्ड में ही काम करता है। तो ये इससे क्या है कि और चुस्ती आएगी, मुस्तैदी आएगी, पुलिस बल और सक्षम होगा। और जहाँ पदों की रिक्तता है या पॉपुलेशन के अनुपात में पुलिस फोर्स की कमी है, उसको भी पूरा किया जाना चाहिए। उसके भी अपने नॉर्म्स है कि इतनी पॉपुलेशन पर कितने होने चाहिए, क्या रेशियो होना चाहिए। तो रेशियो में, प्रॉपर रेशियो में पुलिस बल जो है पूर्ति उसकी होनी चाहिए, ताकि ठीक से कार्रवाई की जा सके। पुलिस बल की कमी से भी जो है पूरा जो है कार्रवाइयां नहीं हो पाती और वो ढिलाई महसूस करते हुए अपराधियों के हौसले और ज्यादा बढ़ते हैं। तो उसको नियंत्रित करने के लिए ये पुलिस नेतृत्व को भी एक सक्षम भूमिका निभानी चाहिए। तो देखते हैं कि अब ये आज ये पॉलिटिकल दौर शुरू हुआ है, विधायक को धमकी मिली है, तो पुलिस क्या करके दिखाती है। बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक कहा आपने राजेंद्र जी। कार्रवाई में देरी होती है तो कहीं ना कहीं सभी विपक्षी दल मौके का फायदा भी उठाते हैं और उनका एक तरह से हक भी बनता है अपने लिए सवाल पूछने का सभी के पास आके, और जब खासकर आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हो तो आपकी हैसियत और भी बढ़ जाती है। मुकेश जी, सबसे बड़ा सवाल कृष्ण जी की ओर से उठाया गया, क्या केवल विपक्ष के नेताओं को ही धमकियां मिल रही हैं?
इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही? पक्ष के नेताओं को अगर इस तरह के तो कोई मामले सामने नहीं आ रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है उनकी तरफ से। देखिए, जिसको धमकी आती है वो पुलिस में जाकर के कंप्लेंट करते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथियों के साथ दिक्कत है कि धमकी आती है और मीडिया पे आते हैं। देखिए, मीडिया पे तो समाधान होना नहीं, मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन जाकर के डीजीपी से मिलना चाहिए। विधायक सम्मानीय सदस्य है विधानसभा का, तो उसको सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है और रहेगी भी। लेकिन इन्होंने, मैं 20 सेकंड लूंगा सिर्फ, इन्होंने वोट चोरी पे कहा, तो मैं पूछना चाहता हूं कृष्ण कुमार जी, कर्नाटका और तेलंगाना में वोट चोरी से सरकार बनी आपकी? यानी आपकी जब सरकार बन जाए तो सही है मशीन, और किसी की बन जाए तो वोट चोरी हो गई, ये कैसे चलेगा भाई? तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, नंबर लेके नहीं, आएंगे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। एक सेकंड, फिर अब दोबारा से वो भी जवाब देने लगेंगे, फिर वो आरोप लगाने लगेंगे हमारी तो क्या हुआ? साठ-गांठ है। इन्होंने कहा 25,000 वोट का डिफरेंस था, मैं आप 25,000 वोट का डिफरेंस था, तो हमने ऐसे ही क्या कैलकुलेशन की कि 25,000 आपसे ज्यादा, आप वोट चोरी भी कह रहे हो और फिर कह रहे हो मात्र 25,000 वोट जरा थे। तो इनकी बातों में विरोधाभास है। ये तो क्या है कि दरअसल वोट चोरी नहीं, हमारी पार्टी मन चोरी करती है, लोगों का मन जीतती है, अच्छे काम करती है। आप दिल्ली से मुंबई जाइए एक्सप्रेसवे पे, मैं दावा करता हूं कृष्ण कुमार जी, अगर आप मुंबई एक्सप्रेसवे पे चले गए तो आप भी भाजपा को ही वोट देंगे। आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाइए, आप भी भाजपा को ही वोट देंगे। पहले महेंद्रगढ़ रेवाड़ी से अगर कोई व्यक्ति चंडीगढ़ जाता था तो उसको 9 घंटे लगते थे, आज 4.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का आप सुधार देखिए। अब बात करते हैं, आपने कहा पद खाली है। देखिए, पद खाली है तो उसकी एक प्रक्रिया है, एग्जाम होगा, पेपर होंगे, जो योग्य बच्चा होगा वो लगेगा। पद खाली बिल्कुल होंगे और वो भरे भी जाएंगे, लेकिन आपकी तरह थोड़ी है कि मंत्रियों विधायकों के बच्चों के नाम लिख के लिस्ट निकाल दी। भैया, पेपर होते हैं, उसकी एक प्रक्रिया होती है, तो प्रक्रिया में हम पदों को भरेंगे। और निश्चित तौर पर आप ये देखिए, अभी 2 दिन पहले एक कुख्यात गैंगस्टर का अभी एनकाउंटर किया गुड़गांव में, गुड़गांव एसटी व धायवाड़ा सीआईए ने मिलकर के। क्या कभी कांग्रेस राज में ऐसा आपने देखा था कि वो, ये तो कसाब को बिरयानी खिलाने वाले हैं। कसाब को जब पकड़ा गया तो उसका 30 किलो वजन भारी था, जब फांसी दी गई, इतनी बिरयानी खिला दी इन लोगों ने। ये बात करते हैं। कांग्रेस अगर भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त की बात करे तो ऐसा लग रहा है जैसे ओसामा बिन लादेन शांति की बात कर रहा हूं। इन लोगों ने 70 साल में देश का ढांचा है वो बिगाड़ दिया। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम किए? आज आप एयरपोर्ट देखिए, कितने आईआईटी बन रहे हैं। आपने दक्षिण हरियाणा का जो शोषण किया कांग्रेस ने, आज एम्स वहां पर खुल रहा है, मेडिकल कॉलेज नांगल चौधरी में खुल गया, ठीक है मुकेश लॉजिस्टिक हब वहां पर आ गया। लेकिन अपराध में फसलों पर एमएसपी देने वाला किसानों के लिए, आपकी बात ठीक है मुकेश जी, मैं समझ रही हूँ कि फसलों बहुत पर काम किए होंगे एमएसपी देने सरकार वाला ने। पहला स्टेट है हरियाणा। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अपराधियों को लेकर जो सवाल कृष्ण जी ने पूछा, जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मुझे लास्ट रिएक्शंस लेने हैं सबके, अब समय कम बचा है। मैंने अपराधियों को लेकर के बताया ना, जो 2014 में 1100 छोड़ के गए थे, हम 844 पे ले आए 2025 में एंड में। आप बताइए, सुधार हुआ नहीं हुआ? जहां 80 लाख जनसंख्या बढ़ गई हो और मामले 1106 से 844 पे आ गए हो, तो मैं आप लोगों के बुद्धि विवेक पे छोड़ता हूं कि वो बढ़े हैं या कम हुए हैं। ठीक है कृष्ण जी, मुकेश जी का कहना है कि आंकड़े साफ हैं और जो भी मामले सामने आए उनमें कार्रवाई हुई। अब जनप्रतिनिधि की ओर से मामला सामने आया कुलदीप वत्स को धमकी देने का, अब उस पर भी कार्रवाई होगी। आपका लास्ट रिएक्शन? मैंने 2 बात सिर्फ मेरी सुन लो। तो 2005 से 14 तक निर्मल सिंह जी डीआईजी थे, उसमें रहे, आईजी ना डीजीपी रहे। उन्होंने बदमाशों को हरियाणा से खदेड़ दिया था, या इनकाउंटर हुए थे या हरियाणा छोड़ के चले गए थे। कहते हैं कि व्यापारियों की, बदमाशों की रक्षा खुद बदमाश करते थे, कभी कहीं कोई बदमाशी ना हो जाए और पुलिस उसको ना उठा ले। और रही दक्षिण हरियाणा के भेदभाव की बात, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने कैबिनेट की पहली मीटिंग में शपथ लेते 2005 में यमुना लिंक नहर मंजूर करी थी, जो दक्षिण भारत को जोड़ती थी। इन्हीं की समर्थित पार्टी थी अपने ये अकाली दल, बीजेपी में इनका समर्थन था। उन्होंने उसमें हड़ंगाना सुप्रीम कोर्ट गए, और वो आज दक्षिण हरियाणा को अगर कोई पानी नहीं मिल रहा, वो बीजेपी के कारण और अकाली दल के कारण नहीं मिल रहा। और नहीं तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने एक कलम से, आपने याददाश्त ताजा करो, इतने करोड़ रुपये लगाकर नहर खदवा दी थी, और दक्षिण हरियाणा के हमारे भाइयों का समान रूप से पानी का बंटवारा कर दिया था। ये भेदभाव की बात करते हैं। और रही बात है, तेरे रामलू तना कड़ा करता रहूं, तेरे तन हर महकमे में भ्रष्टाचार कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सरेआम है, इसको कंट्रोल करो भाई। ठीक है कृष्ण जी, तो ये जनता अब मेरे पास आखिरी के 10 सेकंड बचे हैं। राजेंद्र जी, आपका लास्ट रिएक्शन? ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हमेशा बना रहता है, और इसमें जो है
लगातार सक्रियता की जरूरत होती है। पुलिस को बहुत मुस्तैद होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण काम जो है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रदेश में, देश में पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। पुलिस को जो है अपने जो है अपराधों पर नियंत्रित रखने के लिए अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत हुआ है। पहले तो बड़ा मुश्किल था, पहले तो जो है वो गवाहों की सुरक्षा मुश्किल थी। अब तो सारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो जाता है, कई तरह के सिस्टम डेवलप हो गए। तो उस ऐसी स्थिति में भी जो है सीसीटीवी भी है निगरानी के लिए, तमाम व्यवस्थाएं हैं। तो पुलिस को जो है मुस्तैद होना चाहिए, कहाँ क्या कौन सा अपराध क्षेत्र ज्यादा सक्रिय है, कहाँ सीसीटीवी की ज्यादा जरूरत है, तो वो भी चिन्हित करना चाहिए, सीसीटीवी वगैरह अपना लगा के। और ऐसे लुटेरे, बदमाश और जो अपराधी है और जो घृणित अपराध करने वाले हैं, हेनियस क्राइम करने वाले हैं, तो उनको जो है काबू में रखने के लिए तमाम टेक्नोलॉजिकल व्यवस्थाएं, सुविधाओं का पुलिस लाभ ले सकती है और अपनी सक्रियता, अपनी फिजिकल प्रेजेंस भी बना के बिल्कुल राजेंद्र जी, काबू में राजेंद्र जी मुझे माफ कीजिएगा, आप समय खत्म हो गया, इसे आपको बीच में ही रोकना पड़ रहा है, लेकिन बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। संसाधन होंगे तभी कार्रवाई हो पाएगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदेश में आरोपों का शोर मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी अपने अपने पक्ष और अपने अपने दावे रख रही है, दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि कानून व्यवस्था लचर है। लेकिन इन तथ्यों और इन दावों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो आम जनता की सुरक्षा को लेकर है। जमीनी स्तर पर क्या हालात है, बीते दिनों जो कुछ भी आदेश मुख्यमंत्री के दिए गए, भले वो एसएचओ की कार्रवाई को लेकर या फिर डीजीपी की ओर से या पुलिस प्रशासन की ओर से जो भी ऑपरेशन चलाए गए, धरातल पर कितना असर है, जनता क्या महसूस कर रही है, आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।